क्या 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 भारत में योग्यता यानी मेरिटोक्रेसी नहीं चलती, इसलिए महिलाओं को टैलेंट को भारत के बाहर खासकर अमेरिका जाना पड़ता है। अमेरिका के अलावा किसी और देश में एक इमिग्रेंट या एक महिला किसी बड़ी कंपनी की सीईओ नहीं बन सकती। इंदिरा नूई नहीं हुई, मिर्जापुर की मुन्ना भैया हो गई। बहुत दुख होता है जब योग्य हो और कोई आपकी योग्यता ना समझे। दीदी, एनआरआई दीदी क्या ही कहें आपके बारे में। इल्यूजन, डिल्यूजन और डेलिब्रेशन। इंटरव्यू के पहले ये सब घोल कर पिया था ना? सच बताइए, क्योंकि कॉर्पोरेट रिटायरमेंट के बाद जब हेडलाइंस मिलना बंद हो जाती हैं और रेलेवेंस खत्म होने लगती है तो लाइमलाइट में वापस आने के लिए ऐसी ही डिल्यूजनल बातें करनी पड़ती हैं। एक ज़माना था जब आपको काम के लिए सुना जाता था, पर आज ग्लोबल स्टेज पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट बने रहने के लिए अपने ही देश को नीचा दिखाना पड़ रहा है। देखिए, विश्वास तो आप नहीं करेंगी, लेकिन घिन आती है ऐसी कोशिशों पर। इसलिए आज सूडो फेमिनिज्म और वेस्टर्न वैलिडेशन का चश्मा उतारकर रियल इंडियन फेमिनिज्म और हिस्ट्री के सॉलिड फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। आज बात करते हैं उस योग्यता की जिसे भारत ने तब रिकॉग्नाइज किया था जब वेस्ट में महिलाओं को बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए तरसना पड़ता था। तो शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप प्लीज़ हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, वेस्टर्न कॉर्पोरेट बोर्ड्स और अमेरिकन पीआर एजेंसियां आजकल ऐसे बिहेव करती हैं जैसे विमेन एम्पावरमेंट या मेरिटोक्रेसी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने 21वीं सेंचुरी में इन्वेंट किया है। लेकिन उन्हें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना चाहिए। जब लंदन और वॉशिंगटन का वजूद ढंग से बनना शुरू भी नहीं हुआ था, तब इस देश में एक से बढ़कर एक हिंदू रानियों ने अपनी ताकत और दिमाग के दम पर पूरे एम्पायर चलाए थे। इतिहास उठाकर देखिए दीदी, 10वीं और 11वीं सेंचुरी में कश्मीर की गद्दी पर बैठी क्वीन सुगंधा और क्वीन दिद्दा ने पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था, दुश्मनों को धूल चटाई थी। 12वीं सेंचुरी में गुजरात की चालुक्य क्वीन नाइकी देवी ने उस मोहम्मद गौरी को युद्ध के मैदान में बुरी तरह हराया था, जिससे पूरा वेस्ट एशिया कांपता था। काकतीय डायनेस्टी की रानी रुद्रमा देवी ने तो मर्दों के उस दौर में अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए रुद्रदेवा नाम अडॉप्ट किया, जंग लड़ी और कलिंग के राजाओं को ऐसी शिकस्त दी कि उनका नाम सुनकर ही कांप उठते थे लोग। और इसी दौर में आती है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली रजिया सुल्ताना। वह कोई परिवारवाद या किस्मत से वहां नहीं पहुंची थी। उनके पिता ने अपने सारे बेटों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंपैटिबिलिटी और मेरिट को देखकर उन्हें अपना वारिस चुना था। यह है इस मिट्टी की मेरिटोक्रेसी का इतिहास। भारत ने हमेशा उस योग्यता को सराखों पर बिठाया है जो जेंडर के मोहताज नहीं होती। चलो इतिहास को थोड़ा मॉडर्न एरा में लेकर आते हैं और बेसिक सिविल राइट्स की बात करते हैं। देखिए, अमेरिका खुद को लैंड ऑफ द फ्री कहता है, लेकिन उनका सच क्या है? उन्हें अपने देश में औरतों को और खासकर वुमेन ऑफ कलर को वोटिंग राइट्स देने में आज़ादी के बाद सालों साल लग गए। वहाँ की महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा, मार्चेस निकालने पड़े, तब जाकर उन्हें एक वोटर बनने का हक मिला। और हमारा भारत 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो पहले ही सेकंड से देश के हर एक नागरिक को, चाहे वह मर्द हो या महिला, अमीर हो या गरीब, बिना किसी भेदभाव के यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी वोटिंग राइट दे दिया गया। किसी महिला को अपना हक मांगने के लिए तरसना नहीं पड़ा। इसी फाउंडेशन का नतीजा था कि 1966 में जब पूरी दुनिया पेट्रियार्कल माइंडसेट में डूबी हुई थी, तब भारत ने इंदिरा गांधी को इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनते देखा। अमेरिका आज तक अपनी पहली महिला प्रेसिडेंट का रास्ता देख रहा है। वहां आज तक एक महिला व्हाइट हाउस के सबसे बड़े कमरे तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन भारत ने 60 साल पहले एक महिला को पूरे देश की कमान सौंप दी थी। हम उनकी पॉलिटिक्स से जितना चाहे भेदभाव रख सकते हैं, लेकिन उनकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और यह सिलसिला वहां रुका नहीं। भारत ने प्रतिभा पाटिल को देखा और आज हम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं, जो एक ग्रास रूट ट्राइबल कम्युनिटी से आकर इस देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठी है। क्या अमेरिका के पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है? मतलब जब हम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं तो सोनिया गांधी का नाम भी सामने आता है। उनकी राजनीति से हमारी असहमति बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक मर्दों से भरी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने 2 दशकों तक जिस तरह से मैनेज किया, वह दिखाता है कि भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप महिलाओं के लिए कभी बंद नहीं था। अब आते हैं दीदी के उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर जहां से वे अपनी रेलेवेंस की भीख मांग रही हैं।
नुई जी 2006 में पेप्सिको की सीईओ बनी थी और उनका इंटरव्यू सुनकर ऐसा लगता है जैसे उनके पहले भारत में किसी महिला ने बिजनेस का बी भी नहीं सीखा था। पहले पता करो दीदी कि जब आप न्यूयॉर्क में कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब कर रही थी तब भारत में कौन क्या कर रहा था। 1993 में, यानी आपके सीईओ बनने से 13 साल पहले तर्जनी वकील एग्जिम बैंक की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी थी। वे न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया में किसी बड़े कॉर्पोरेट बैंक को हेड करने वाली पहली महिला थी। चलो बिजनेस की बात करते हैं अब। तो 1978 में किरण मजूमदार शॉ ने एक गैराज से शुरू करके बायोकॉन को एक ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल जाइंट बना दिया। 1994 में एकता कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म शुरू करके साउथ एशियन टेलीविजन का पूरा चेहरा बदल कर रख दिया और एक मैसिव कमर्शियल एम्पायर खड़ा किया। रंजना कुमार ने साल 2000 में इंडियन बैंक की कमान संभाली और एक डूबते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक को खड़ा करके दिखाया। शिखा शर्मा, नैना लाल किदवई, अरुंधति भट्टाचार्य, ये वो नाम है जो 90s और अर्ली 2000s में बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लीड कर रहे थे। और आज का दौर तो फाल्गुनी नायर, विभा पाडलकर, राधिका गुप्ता और प्रभा नरसिम्हन का है। तो फिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है कि भारत में योग्यता की कद्र नहीं है? देखिए, इस डेलिब्रेट झूठ के पीछे की वजह बहुत गहरी है और इसका सीधा कनेक्शन है दीदी के उन सर्कल से जहां उठ बैठकर उन्हें आज भी एलीट और रेलेवेंट दिखना है। इंटरनेट पर इंदिरा नूई को लेकर एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन चलता है कि इंदिरा वह अमेरिकन डीप स्टेट के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हेनरी किसिंजर की सेक्रेटरी हुआ करती थी। लोग उन्हें बिल्डरबर्ग ग्रुप और उन शैडोई ग्लोबलिस्ट नेटवर्क से जोड़ते हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता और कॉर्पोरेट्स बंद कमरों में बैठकर सीक्रेट एजेंडा चलाते हैं। वे खुद बड़े प्राउड से बताती हैं कि कैसे वह किसिंजर के साथ बेसबॉल गेम्स देखने जाती थी, उन्हें अपना मेंटर मानती थी और कैसे किसिंजर उन्हें अमेरिकन गवर्नमेंट में बड़े रोल्स के लिए पुश करते थे। लेकिन अब आप एक्टिव कॉर्पोरेट पावर से बाहर हो जाते हो तो उन एलीट कॉरिडोर्स में भी आपकी पूछ कम होने लगती है और वहां दोबारा नोटिस होने की, उन हाई प्रोफाइल सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में खुद को दिखाने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उनके एंटी इंडिया स्क्रिप्ट का हिस्सा बनना। आपको उनके फोरम्स पर बैठकर ये प्रिटेंड करना पड़ता है कि पूरी दुनिया घटिया है और सिर्फ अमेरिका ही एक महान जगह है जहां सबको बराबर मौका मिलता है, भले ही इसके लिए आपको अपने ही देश के इतिहास को मिट्टी में मिलाना पड़े। और सबसे बड़ी आयरनी तो देखिए, हेनरी किसिंजर, वह हेनरी किसिंजर जिसने 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन के वक्त एथनिक बंगालीज के जेनोसाइड पर अपनी आंखें मूंद ली थी। वह किसिंजर जिसने डीक्लासिफाइड टेप्स में इंडियंस के लिए बेहद घटिया और डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया था और भारत को डराने के लिए बे ऑफ बंगाल में अपना न्यूक्लियर आर्म्ड वॉरशिप यूएसएस एंटरप्राइज भेज दिया था। जब आप उस आदमी की लेगेसी पर पर्दा डालकर उसे अपना दोस्त बताकर अमेरिका के एलीट सर्कल्स में रेलेवेंट बनने चाहते हो तो जाहिर है आपको भारत की योग्यता दिखना बंद हो जाएगी। देखिए, इंदिरा नूई ने अपने करियर में काफ़ी अच्छी चीज़ें की होंगी, लेकिन आज हेडलाइन हंटिंग के लिए, अपनी फेडिंग रेलेवेंस को बचाने के लिए पूरे देश की प्रोग्रेस को छोटा करना बेहद सस्ता और घटिया तरीका है। भारत से बाहर जाना आपका अपना पर्सनल चॉइस था, लेकिन उस चॉइस को सही ठहराने के लिए भारत के इकोसिस्टम पर कीचड़ उछालना सही नहीं है। भारत में आज आपको हर्डल्स दिख रहे हैं, लेकिन अमेरिका में वहां के कॉर्पोरेट ट्रैप्स, रेसिज्म और उनका अपना हिडन ग्लास सीलिंग नहीं दिखता। दीदी, यह कह देना कि अमेरिका के बाहर मेरिटोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बहन प्लीज, सिर्फ न्यूज़ में बने रहने के लिए उन एलीट क्लब हाउस फोरम्स पर तालियां बटोरने के लिए भारत की एक गलत और झूठी तस्वीर दुनिया के सामने मत रखिए, क्योंकि इस देश का डेटा, इसका इतिहास और यहाँ की मिट्टी से निकली महान महिलाओं की एक लंबी लाइन आपके इस कैलकुलेटेड नैरेटिव को पूरी तरह से खारिज करती है।